नमस्कार, मैं हूं आशु त्रिपाठी। मनोविज्ञान की इस श्रृंखला में दूसरा टॉपिक शिक्षा के साथ। देखिए, शिक्षा से संबंधित बेसिक क्वेश्चन बनते हैं मनोविज्ञान में, बहुत ही बेसिक होते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है सह शिक्षा क्या होती है, या दूसरा प्रश्न बन सकता है समावेशी शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा, या आपसे प्रश्न हो सकता है उपचारात्मक शिक्षा क्या होती है। एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सह शिक्षा की। देखो, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट है सह शिक्षा। ऐसी शिक्षा जहां पर लड़के लड़कियां और थर्ड जेंडर तीनों साथ में बैठकर शिक्षा प्राप्त करें, वह शिक्षा सह शिक्षा कहलाती है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, जहां पर लड़के लड़कियां और थर्ड जेंडर तीनों बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, सह शिक्षा कहलाती है। दूसरा आती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के लिए आपको ज्यादा याद नहीं करना है। समावेशी शिक्षा में सिर्फ आपको 2 लाइन पढ़नी चाहिए। ऐसी शिक्षा जहां पर सभी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, एड्स रोगी, सेक्स कार्यकर्ता, विकलांग, समाज से उपेक्षित वर्ग के लोग, हाशिए पर रहने वाले लोग, प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी, जब सब एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करें। और मेन चीज याद रखना है, ये लाइन, अध्यापक की वजह से कोई भी क्लास से बाहर नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा कारण जिसके कारण से क्लास से बाहर कर दिया है बच्चे को, जैसे कि बच्चा ड्रेस में नहीं था तो क्लास से बाहर कर दिया, होमवर्क करके नहीं आया तो क्लास से बाहर कर दिया, शोर मचा रहा है तो क्लास से बाहर कर दिया, तो वो क्लास कभी भी समावेशी क्लास नहीं होगी, समावेशी शिक्षा नहीं कहलाएगी। क्यों? चाहे फिर आप 5000 स्टूडेंट एक साथ क्यों ना पढ़ाते हो। सीधा सा एक लॉजिक है, सभी बच्चे शामिल करने हैं हमें। एक भी बच्चा क्लास की वजह से, अध्यापक की वजह से बाहर नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से, सब सह शिक्षा सभी जाति, धर्म, सह शिक्षा जहां पर लड़के लड़कियां और थर्ड जेंडर तीनों बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, सह शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहां पर सभी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, एड्स रोगी, सेक्स कार्यकर्ता, विकलांग, समाज से उपेक्षित वर्ग के लोग, हाशिए वर्ग के लोग, प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी जब एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो शिक्षा समावेशी शिक्षा होती है। समावेशी शिक्षा होती है। फिर आती है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा आप सभी लोग जानते हैं किसी विद्यालय में मिलती है। ऐसी शिक्षा जो एक निश्चित समय, निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम में दी जाए। एक निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम में जो शिक्षा दी जाती है, वह शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। एक निश्चित व्यक्ति द्वारा एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित पाठ्यक्रम में, एक निश्चित समय पर जो शिक्षा दी जाती है, वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। समय भी लिखना है इसमें, निश्चित समय भी होता है। ऐसी शिक्षा जो एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति, निश्चित पाठ्यक्रम में दी जाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे कि विद्यालय की शिक्षा। एक बार फिर से तीनों को लेकर चलते हैं। सह शिक्षा जहां पर लड़के लड़कियां और थर्ड जेंडर तीनों बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सह शिक्षा कहलाएगी। समावेशी शिक्षा
सभी जाति धर्म लिंग संप्रदाय सभी को साथ में रखना है, सबको पढ़ाना है, सबको साथ में बिठाना है। किसी की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी अन्य कारण से, ड्रेस नहीं पहने होने के कारण, लेट आने के कारण, होमवर्क ना करने के कारण अगर किसी बच्चे को क्लास से बाहर कर दिया गया तो वो समावेशी शिक्षा नहीं होगी। औपचारिक शिक्षा एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम में दी जाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है, जैसे कि विद्यालय की शिक्षा। फिर आते हैं हम अनौपचारिक शिक्षा पर। सिंपल सा लॉजिक है, ऐसी शिक्षा जो हमें समाज द्वारा मिलती है, समाज द्वारा जो मिलने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब समाज से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे कि देखिए, अगर कोई आपसे कहे किसके पैर छुए जाते हैं, जैसे हम अपनी इधर की बताते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है कि आपके जो मामा हैं, मम्मी के भाई जो हैं, वो आपके पैर छुएंगे, आप चाहें जितने छोटे हों। लेकिन किसी समाज में ऐसा नहीं होता है, किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर वो लोग नहीं छूते, हमें मतलब बच्चों को छूने पड़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप इस तरह देखो, जैसे कि हमारे क्षेत्र में क्या है कि अगर आप किसी लड़की से शादी करते हो तो लड़की के माता पिता आपके पैर छुएंगे। लेकिन अक्सर मैंने टीवी में अक्सर क्या, हर मूवी में, सभी में मैंने यही देखा है कि शादी के फेरे हो जाते हैं, उसके बाद में लड़का ही जाके लड़की के माता पिता के पैर छूता है। हमारे समाज में एक और प्रथा है, प्रथा ही बोलेंगे इनको, कि बेटियां पैर नहीं छूती किसी के, ना तो भाई के, ना माता पिता के। माता पिता और भाई ही अपनी बहन के पैर छुएंगे। लेकिन मेरे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाइए, आप लखनऊ के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो उस क्षेत्र में जो लड़कियां हैं वो अपने माता पिता और अपने भाइयों के भी पैर छूती हैं। मैंने ऐसा देखा हुआ है, मैं एक बार पटना गया था तो मैंने ये ऐसा कुछ देखा था। तो अनौपचारिक शिक्षा, ये शिक्षा समाज ने दी है कि किसके पैर छूने हैं, किसके नहीं छूने, ये समाज बताएगा आपको। जो शिक्षा समाज दे वो अनौपचारिक शिक्षा में आएगी। जैसे कि मान लेते हैं आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, जैसे अगर पूछे अगर आपसे तो आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है, तो मोस्टली लोग सीधा सा एक ही दो त्योहार बताते हैं, दीपावली या होली। चलिए एक बेसिक सवाल हम आपसे करते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने मन में इन सवालों के आंसर जरूर दें। अगर आपसे कोई ये पूछे कि शक्ति बाण, जो रामायण में जो शक्ति बाण लगा था वो किसके लगा था, तो आप बताएंगे कि लक्ष्मण जी के लगा था। बिल्कुल सही। अगर कोई ये पूछे कि सीता की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे हनुमान जी ने की थी। संजीवनी बूटी लेने कौन गया था, हनुमान जी गए थे। अगर कोई ये पूछे पुल किसने बनाया था, तो आप बता देते हैं नील ने बनाया था। बिल्कुल सही बताते हैं। अच्छा, अगर कोई ये पूछे कि दीपावली क्यों मनाते हैं, तो आप सभी लोगों का एकमात्र आंसर होता है कि रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के वापस आए थे अपने घर अयोध्या में, तो दीपावली मनाते हैं। बिल्कुल सही है। जो भी जानते हैं ये सब बिल्कुल सही जानते हैं। लेकिन अब मेरा एक प्रश्न है, अच्छा ये बताओ, दीपावली पे 5 दिन का त्योहार होता है। सबसे पहले हमारे यहाँ जो है धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, परिवा और भाई दूज। 5 दिन के इस त्योहार में आप मुझे ये बताओ, राम की पूजा आप किस दिन करते हो? राम की पूजा किस दिन करते हैं? कोई कभी नहीं करता, ना धनतेरस को, नरक चौदस को, दिवाली को, परिवा को, भाई दूज को। गोबर के गोधन महाराज बना दिए जाते हैं हमारे यहाँ दीपावली के अगले दिन। नरक चौदस पे सूप बजाया जाता है पूरे घर में। धनतेरस को कोई ना कोई नई चीज लाई जाती है। दीपावली को सभी लोग जो है गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। देखिए, राम की पूजा कब होती है? रावण को राम ने मारा है। गणेश लक्ष्मी की आप पूजा कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं गणेश सर्वप्रथम देव हैं, सबसे पहला ने पूजन उनका होता है। लेकिन उसके बाद में राम की पूजा आप करते हैं? नहीं करते। मोस्टली लोग जवाब देंगे मुझे रामनवमी करते। रामनवमी को तो राम का बर्थडे होता है भाई, है ना।
अभी आने वाली है 2-4 दिन में, आज जो है आज दूसरा व्रत है। तो कहने का उद्देश्य ये है, हम राम की पूजा नहीं करते दीपावली पे, लेकिन दीपावली इसीलिए मनाते हैं कि हमारे समाज ने हमें बताया, हमारे समाज ने बताया कि दीपावली इस तरह से मनाई जाती, और यही शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। समाज ने जो बता दिया उसको आंख मूंद कर मान लेना ही अनौपचारिक शिक्षा है। तीसरा एक एग्जाम्पल और, आखिरी एग्जाम्पल, किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसके पास सुहाग की 50 निशानी होती है। सुहाग की 50 निशानी होती है। सर में सिंदूर लगाएगी, पैरों में बिछिया पहनेगी, गले में मंगलसूत्र पहनेगी, चूड़ियां पहनेगी। पुरुषों के लिए एक समाज में एक निशानी क्यों नहीं है? पुरुषों को भी मांग भरनी चाहिए, सिंदूर उठाओ मांग भर दो, पुरुष की भी मांग भरनी चाहिए ना भाई। सारी चीजें महिलाओं की है ना। सिंदूर में लेड होता है जिसको माथे में लगा लगा के उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। महिलाएं कहती क्या, हमारे पति की आयु लंबी हो। अरे तुम जल्दी मर जाओगे, तुम्हारा पति वैसे भी ज्यादा जिंदा रहेगा। लेड लगा लगा के अपनी आयु छोटी कर लेंगी। साइंटिफिक प्रमाणित है भाई। किसी साइंस वाले भैया का वीडियो देख लेना, मुझे साइंस नहीं आती लेकिन इतना तो पता है। अनौपचारिक शिक्षा है, समाज ने जो बता दिया हम उसी पर चलेंगे। एक और, लैंगिक पूर्वाग्रह भी कुछ इसी तरह से होता है। छोटा सा टॉपिक है, किसी दिन कवर कर देंगे लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला टॉपिक, अगले की ओर चलते हैं, निरौपचारिक शिक्षा पर। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की बिल्कुल विपरीत होती है। ना तो निश्चित समय है, ना निश्चित स्थान है, ना निश्चित पाठ्यक्रम है, बस पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला निश्चित है। एक्चुअली में सरकार ने जब भारत आजाद हुआ तो सरकार ने देखा कि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं या लिटरेसी रेशियो है वो थोड़ा सा कम है। इसको बढ़ाने के लिए, बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए कि ये लोग भी आगे आए, क्योंकि आप देखते हो कि अगर बैंक में जाओ तो एक बुजुर्ग को जो है साइन ना कर पाने के कारण उसको बहुत जगह दौड़ाया जाता है। इस काउंटर पे जाओ, अंगूठा लगवा के आओ, ये करके आओ, वो करके आओ। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना इन झंझट को खत्म कर दिया जाए और आगे की जो है पीढ़ियों को आगे बढ़ाया जाए, मतलब इन्हीं से शुरुआत की जाए। तो इनको पढ़ाने के लिए सरकार ने निरौपचारिक शिक्षा की नीति अपनाई, और जिसमें एक निश्चित समय, निश्चित स्थान ना देकर सिर्फ एक व्यक्ति निश्चित कर दिया जो कि उन बुजुर्गों को पढ़ाए। अब बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं हमारे, भले अनपढ़ हैं लेकिन कोई ना कोई काम तो कर रहे होंगे। जैसे इस समय हमारे यहाँ गेहूं की कटाई चल रही है, तो कोई अगर व्यक्ति बड़ा है, बुजुर्ग है, भले वो मेहनत मजदूरी कर रहा है तो वो कर तो रहा होगा ना, कुछ पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, मजदूरी कर रहा होगा। तो वो एक निश्चित समय पर विद्यालय नहीं आ पाएगा, और वो विद्यालय भी नहीं आएगा क्यों, उसे शर्म लग सकती है या और भी सारी चीजें हैं, समाज क्या कहेगा। और उसे पाठ्यक्रम से भी कोई मतलब नहीं कि उसे मैथ आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, फलाना आना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, एक व्यक्ति निश्चित कर दिया कि भाई तुम जाओ और गांव में बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको पढ़ा के आओ। अब जो जितना पढ़ना चाहे, कोई अपना नाम लिखना ही जानना चाहता है कि हमने अपना नाम लिख लें, कोई जो है 2-4 जोड़ना घटाना भी सीखना चाहते हैं, कुछ इंग्लिश में भी APPLE एप्पल माने सेव करना चाहते हैं, है ना। तो ऐसी शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा की नीति पर आधारित है। उसके बाद आती है आखिरी, उपचारात्मक शिक्षा। देखो सिंपल सा लॉजिक है। मनोविज्ञान, पहली चीज, मनोविज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है। जो आपसे यह कहता है कि मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट है वो आपसे झूठ बोल रहा है। मनोविज्ञान हमारे मन का विज्ञान है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में देखिएगा जाके, मैंने आपको यही बताया है, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, यही मनोविज्ञान है। आपका मन जो कहता है वही मनोविज्ञान है, जो मस्तिष्क कहता है मनोविज्ञान है, जो आप व्यवहार कर रहे हैं वो भी मनोविज्ञान है। एक लड़का लड़कियों को छेड़ रहा है वो भी मनोविज्ञान है, किशोरावस्था का लक्षण है। एक नहीं छेड़ रहा है वो भी मनोविज्ञान हो सकता है बाल्यावस्था में हो या प्रौढ़ावस्था में हो। सिंपल सा लॉजिक है। एक लड़का स्कूल से भाग जाता है तो उसे उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है। तो कह सकते हैं आप कि मनोविज्ञान कुछ नहीं है,
मनोविज्ञान एकमात्र एक सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि व्यवहार पर डिपेंड है। उसी तरह से उपचारात्मक शिक्षा सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कि हम यहीं से समझाते हैं। मैंने आपको ये 5-6 चीजें पढ़ाई। अब एक बच्चा मुझसे कोई बोले कि सर ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये नहीं आया, औपचारिक शिक्षा, बाकी सब समझ में आ गए, तो एज ए टीचर मुझे क्या करना चाहिए? आप बताओ। क्या मुझे फिर से ये पढ़ाना चाहिए? क्या ये पढ़ाना चाहिए? ये भी पढ़ाना चाहिए? ये भी पढ़ाना चाहिए? ये भी पढ़ाना चाहिए? या केवल जो चीज उसको समझ में नहीं आई है उसी को पढ़ाना चाहिए? अब आप लोगों का जवाब जो भी हो, मेरा जवाब है केवल वही चीज पढ़ानी चाहिए जो समझ में नहीं आई है। हाँ, एज ए टीचर मुझे अपनी शिक्षण विधि परिवर्तन करनी है। अगर मैंने पहले ब्लैक बोर्ड विधि पर या व्हाइट बोर्ड विधि से पढ़ाया है, तो अब की बार मुझे जो है व्याख्यान विधि से पढ़ाना चाहिए। अगर मैंने पूर्ण विधि से पढ़ाया तो खंड विधि से पढ़ाना चाहिए, मिश्रित विधि से पढ़ाया था तो विराम विधि से पढ़ाना चाहिए, अविराम विधि से पढ़ाना चाहिए, सक्रिय विधि से पढ़ाना चाहिए, निष्क्रिय विधि से पढ़ाना चाहिए। मतलब कोई ना कोई अपनी विधियों को चेंज करना है, और तब तक चेंज करना है जब तक बच्चे को समझ में ना आ जाए। ये वाली चीज जब तक बच्चे की क्लियर नहीं होगी तब तक आपको अपनी शिक्षण विधि परिवर्तन करनी है। एक अच्छा शिक्षक बनना है तो ये मत कहना कभी जाके क्लास में, मैं पढ़ाता था, मेरी क्लास में 100 बच्चे पढ़ते थे, 99 पास हो गए, 1 फेल हो गया। एनसीएफ कहती है जब कोई बच्चा फेल होता है तो फेल होता है एक अध्यापक, उसकी शिक्षण विधियां, वो विद्यालय जहां पर उसने शिक्षण किया था, वो पुस्तकें जिसका उसने पठन किया था, वो एटमॉस्फेयर जहां पर उसने पढ़ाई की थी, वो शिक्षा व्यवस्था जिस शिक्षा व्यवस्था के अधीन होकर उसने पढ़ाई की थी। कोई बच्चा नहीं फेल होना चाहिए। 100 पढ़ा रहे 100 पास करो, एक भी फेल होता है तो बच्चे की गलती नहीं। हमारे यहाँ टीचर कहते हैं अरे हम तो अच्छे से पढ़ा रहे थे, तुम ही नहीं पढ़ रहे थे, तो तुम मास्टर नहीं हो, तुम मूर्ख हो। जब 100 पढ़ सकते थे, 99 पास हो सकते थे, तो एक भी पास हो सकता था। वो क्यों ऐसा कोई बालक है जो स्वयं सोचता हो कि मुझे फेल होना है, इस बार टेट सुपर टेट में मुझे फेल करा दो। कोई इसलिए आता है पढ़ने। अगर उसने कोचिंग ज्वाइन की है, अगर उसने क्लास ज्वाइन की है, अगर उसने स्कूल ज्वाइन किया है, तो कोई ये नहीं सोच के आया कि मुझे फेल होना है। फिर भी फेल होते हैं। क्यों? एज ए टीचर तुम नहीं समझ पाते कि किस बच्चे ने क्या सीखा है, या तो वो शर्म के कारण बोल नहीं रहा है, और इसीलिए तो तुम्हें टीचर बनाया गया है भाई। मनोविज्ञान तुम्हीं से क्यों पढ़ाई जाती? बीटीसी में ऐसा तुमने कौन सा तीर मार दिया? तुम क्या सीख गए नया जो बीएससी में, जो है एमए में, बीए में नहीं सीख पाए तुम? बीटीसी में सिर्फ तुमने मनोविज्ञान पढ़ी ताकि तुम बालक को पढ़ सको, बालक को समझ सको कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। लेकिन वो भी ढंग से नहीं किया है बीटीसी। कुछ तो मेरे क्षेत्र के, मुझे कई कॉलेज हैं, नाम तो नहीं लूंगा मैं, वीडियो पे हूँ, कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर 20,000 रुपए 10,000 रुपए सेमेस्टर चलता है। जाओ ना जाओ, मर जाओ, है ना, पेपर देने आना सीधे। चलिए, उपचारात्मक। तो उपचारात्मक क्या होता है? जो नहीं समझ में आया बच्चों के, उसी टॉपिक को शिक्षण व्यवस्था, अपनी शिक्षण विधि को परिवर्तन करते हुए पढ़ाना है, ना कि पूरा टॉपिक पढ़ाना है एक बार। और एक बात और बताएं, मेरे वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो पढ़ाया है वो नोट करते जाओ। 1-2 बार 3 बार वीडियो देखते जाओ, नोट करते जाओ, और 1-2 बार पढ़ते जाओ। सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, इनमें बाल मनोविज्ञान का पेपर सेट जो भी करने वाले होंगे वो तुमसे ज़्यादा विद्वान नहीं हो सकते, है ना। इस बार मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस थी, 133 जो है सीटेट में हाईएस्ट है मेरा स्टूडेंट। जब चाहो तब मिलवा सकते हैं, विथ रोल नंबर, विथ कुछ भी, जो भी आप उसकी डिटेल लेना चाहो, मार्कशीट, एसआर नंबर, जो भी होता हो, जो भी चाहिए तुम्हें उसके साथ में मिलवा सकता हूँ। 133, है ना, और ज़्यादा दूर नहीं, कोचिंग से 100-200 मीटर घर है उसका। तो ऑफलाइन क्लास में जो टॉपर है। और रही बात उसकी कि मेरी कोचिंग से कितने टॉपर हैं, टॉप किए मतलब कितने बच्चे पास हुए हैं, तो उसका किसी दिन हम आपको
वो दे देंगे, क्या बोलते हैं, होल्डिंग का जो है होल्डिंग बना के हम डाल देंगे, देख लेना आप, विथ रोल नंबर, विथ रोल नंबर, ठीक है। और जिससे भी मिलने की इच्छा हो पूरे होल्डिंग में, जिससे भी, उसको आप बता देना कि इससे मिलवा दो, तो इस यही वीडियो, अगली वीडियो में वो यहीं उपस्थित होगा। एक बार फिर से, सह शिक्षा, जहां पर लड़के लड़कियां और थर्ड जेंडर बैठकर शिक्षा प्राप्त करें, वो सह शिक्षा। समावेशी, सभी जाति धर्म लिंग संप्रदाय, एड्स रोगी, सेक्स कार्यकर्ता, विकलांग, समाज से उपेक्षित वर्ग के लोग, हाशिए पर रहने वाले लोग, प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी जब एक साथ एक ही छत के नीचे बैठकर शिक्षा प्राप्त करें, समावेशी होगी। बस अध्यापक को बाहर नहीं करना है किसी को। औपचारिक शिक्षा एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम में निश्चित व्यक्ति द्वारा होती है, औपचारिक हो गई। उसके बाद में आते हैं अनौपचारिक पे, समाज से द्वारा मिलती है। मैंने बताया था रामायण, मतलब दीपावली के बारे में, होली के बारे में, है ना, वो वाले एग्जाम्पल। समाज ने आपको जो जो सिखाया है, समाज आपको कुछ भी सिखा सकता है। आपके घर में बनने वाला भोजन समाज डिसाइड करता है, आप नहीं डिसाइड करते, समाज डिसाइड करता है। आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े आप नहीं डिसाइड करते, समाज डिसाइड करता है। मान लो कोई लड़का साड़ी पहन के घूमने लगे, समाज क्या कहेगा? समाज पसंद नहीं करेगा। अब कपड़े भी डिसाइड करता है समाज, आप क्या खाओगे, आपकी फैमिली वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, ये भी समाज ने डिसाइड कर दिया है ना। अब आप खाने के लिए कुछ भी खा सकते हो। चाइना वाले जो है वो क्या बोलते हैं उसको, चमगादड़ खा गए, कोरोना फैला है, तभी ऑनलाइन आए हैं। मुझे ऑनलाइन आने का शौक नहीं था, ऑफलाइन से फुर्सत नहीं थी। खैर, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा अभी बताया था हमने, इसका विरोधी होता है, विपरीत होता है। ना तो निश्चित समय होगा, ना निश्चित स्थान होगा, ना निश्चित पाठ्यक्रम होगा, ऐसी शिक्षा निरौपचारिक होगी। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो प्रौढ़ शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान। दूसरा, हमारे गांव में समय जो प्रौढ़ शिक्षा तो मतलब सरकार ने बंद कर रखी है, लेकिन प्रेरक अभी भी हैं। प्रेरक जो लोग हैं वो भी निरौपचारिक शिक्षा की श्रेणी में आते हैं। प्रेरक, उपचारात्मक शिक्षण, जहां पर बच्चे को समझ में नहीं आया सिर्फ उतना ही पढ़ाना है, उसी को पढ़ाना है, अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना है। जब तक आप पढ़ाते रहे, जब तक आप उसको समझ में नहीं आ रहा, बच्चा बैठा है, उसको तब तक पढ़ाना है जब तक समझ में नहीं आ जाए। ये मत कह देना कि हमने पढ़ाया, फेल हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। नहीं आया तो मेरा नंबर है, मतलब मेरा नहीं, हमारा नंबर है। हमारा मतलब ये होता है हमारी टीम, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है ये, हमारी टीम का नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8960605205। चलिए, यहां से टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, कोरोना से दूर रहें, घर पर रहें, सतर्क रहें। और गर्मी बहुत है भाई इस हाल में। ठीक है, कोई समझ में ना आया हो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ताकि हम अपनी क्वालिटी को सुधार सकें। वैसे कैमरा के सामने आने में थोड़ी सी हिचक लग रही है, क्लास बैठी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कैमरा के सामने कुछ पढ़ाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन आदत पड़ जाएगी। ठीक है, सभी को नमस्कार।